बेटा लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था जरा बताओ मुझे। टाइप्स ऑफ वाउचर्स। तो सारे वाउचर्स हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके अलावा भाई हमारे दो वाउचर्स रह गए थे, जो कि हमारा आता है सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का। तो उसके लिए में अलग से वाउचर्स होते हैं, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जितने भी नॉर्मल हमारे वाउचर्स है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो हमारे को दो स्पेशल वाउचर्स होते हैं जिसमें सिर्फ सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री बस वहां पर रिकॉर्ड होती है, और उसके अलावा कोई भी एंट्री वहां पर रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है बेटा। अब हमने हमारे कितने बेटा स्टेप्स हो गए, हम 5 स्टेप कंप्लीट हो गए थे। 6 स्टेप हमारा आता है पासिंग जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री पास करने का मैंने आप लोगों को स्टेप्स लिखवाए थे ना। जरा बेटा पढ़ के बताओ क्या क्या स्टेप्स थे। यही दो लिखवाया था अभी। हाँ तो इसमें भी और भी स्टेप लिखने होंगे, ठीक है। तो जल्दी से पहले वाउचर पे आते हैं और अपने क्वेश्चन के तरफ हम देखते हैं। तो क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है जरा बताओ मुझे। आफ्टर एवरी अकाउंट्स डिटेल्स, जो भी हमारे डेटा क्रिएटर वगैरह के और जो भी स्टॉक्स की डिटेल थी, उसके बाद हमारे कुछ स्टेटमेंट होंगे वहां पे ट्रांजेक्शन्स के। तो सबसे पहले बता क्या है, जरा पढ़ के बताओ। ओके तो इसमें अभी डेट को इग्नोर करते हैं, ओके। तो डेट को भी इग्नोर करते हैं। तो ऑन जो 1 अप्रैल है उसको इग्नोर करते हैं। उसका आगे क्या लिखा हुआ है, परचेज बेटा क्या है। एक सेकंड में भी क्वेश्चन को ओपन कर लेता हूँ। क्वेश्चन मैंने सेंड किया था ना आप लोगों को। ये रहा। तो बेटा सभी अपने क्वेश्चन में 5th पॉइंट तो देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। ओनर परचेज फर्नीचर ऑफ ₹25,000 फ्रॉम गगन लिमिटेड, सॉरी गगन फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा पहले तो ये बताओ आप लोग बेटा, ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है 5 नंबर, इसकी जर्नल एंट्री पास होगी क्या। हम्म बेटा आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को। हेलो बेटा आवाज आ रही है मेरी। तो जरा बताओ इसकी एंट्री क्या होगी पॉइंट नंबर 5 की। बट यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है ओनर परचेज, वैसे चलो ये स्टेटमेंट भी एक तरीके से इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है कि ओनर पर्सनल यूज के लिए ले रहा है या फिर इसको बिजनेस यूज के लिए ले रहा है। तो ठीक है इसको हम इसको बिजनेस यूज के लिए ही मानते हैं। तो बिजनेस यूज के लिए बताओ तो नॉर्मल एंट्री क्या होगी। बेटा बताओगे कोई मैनुअल एंट्री क्या होगी इसकी। अगर आप मैनुअल मोड में इसको एंट्री को पास करोगे तो कैसे एंट्री पास करोगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गगन फर्नीचर लिमिटेड। तो अब जरा ये बताओ आप लोग इस एंट्री को लिखो आप रफ में, और मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि ये कौन से वाउचर में ये क्वालिफाई करेगी ये एंट्री। मैंने F4 से लेके F9 तक मैंने सारे वाउचर डिस्कस किए थे ना। तो ये कौन से F9 परचेज वाउचर, ओके। एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई डिफरेंट ओपिनियन है।
बोलो बेटा। बेटा देखो पार्टिसिपेट करोगे तभी क्लास में अच्छा लगेगा, वरना फिर नींद आने लगेगी आप लोगों को। क्यों? वेरी गुड। और जर्नल में? यस। तो हमारी जो एंट्री बेटा जो इसमें होगी वो होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट क्या है हमारा? वो एक फिक्स एसेट अकाउंट है, ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। तो जो फर्नीचर हमारा होता है वो किस में जाता है? जब हम फर्नीचर को जब क्रिएट करेंगे तो बेटा वो कौन से ग्रुप में जाएगा? वो फिक्स एसेट में। और इसके बाद हमारा जो गगन फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड है ये सेलर है, और क्योंकि सेलर का नाम दिया हुआ है नथिंग इज मेंशन कि वेदर ओनर इज परचेजिंग फर्नीचर इन कैश और इन क्रेडिट, तो हम इसका अज्यूम क्या करेंगे कि भाई ये क्रेडिट में ही ले रहा है, उधार में ही ले रहा है। ठीक है, ये सब तो आपको नॉर्मल पता ही होगा सभी बच्चों को। If cash is not mentioned then we will consider it on credit. तो इसको हम कौन से एंट्री कौन से वाउचर में पास करेंगे? हम इसको जनरल वाउचर में पास करेंगे, बिकॉज ना तो डेबिट साइड में कोई कैश या बैंक आइटम आ रहा है, ना ही क्रेडिट साइड में बैंक या कैश का आइटम आ रहा है। फर्दर जो बेटा बच्चा बोल रहा था कि इसको हम परचेज वाउचर में करेंगे, परचेज वाउचर में हम सिर्फ गुड्स के परचेज के जो भी गुड्स का परचेज होता है हम उसके एंट्री F9 में पास करेंगे। इन द सेम वे वी विल पास ऑल necessary journal entries related to sales of good in sales voucher. ओके, बाकी हम जो भी सामान खरीद रहे हैं whether it is fixed asset or something else, तो वो सारी चीजें हमारी कहाँ पे जाएंगी? वो अदर वाउचर में जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि हम कैसे परचेज कर रहे हैं या कैसे सेल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? तो सबसे पहला मैंने क्या बताया था आप लोगों को? द फर्स्ट स्टेप विल बी सेलेक्ट द करेक्ट वाउचर। तो F7 यहाँ पे हम प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो हम जनरल वाउचर में चले जाएंगे। सेकंड स्टेप विल बी सेलेक्ट डेट, बट मैंने कहा डेट हमें यहाँ पे इग्नोर करनी है, तो जो सेकंड वाला स्टेप है उसको आप आगे ब्रैकेट में लिख लेना अपने नोट्स में कि इग्नोर दिस स्टेप। लेकिन सेकंड स्टेप यही होता है वैसे टैली में, तो जब फ्यूचर में जब आप इसको यूज करोगे तो सेकंड स्टेप भी फॉलो करना। लेकिन अभी हमें बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड स्टेप को फॉलो नहीं करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. मैंने रीजन भी बताया था लास्ट क्लास में क्यों नहीं हमें यूज करना है, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि मोड में सिर्फ 3 डेट्स अवेलेबल होते हैं। 3 डेट्स आर अवेलेबल। ओके, तो इसके बाद मैंने बस यही 2 स्टेप लिखवाए थे। अब नाउ राइट डाउन द थर्ड स्टेप। राइट डाउन द थर्ड स्टेप। द थर्ड स्टेप विल बी सेलेक्ट अकाउंट्स और लेजर। द थर्ड स्टेप विल बी सेलेक्ट अकाउंट और लेजर। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉर्मल जो मैनुअल मोड में जो हम जनरल एंट्री पास करते हैं या फिर जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जो फॉलो करते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट वी पास द जनरल एंट्री, देन वी पोस्ट दैट जनरल एंट्री इनटू द लेजर्स। लेकिन टैली में हम उल्टा काम करते हैं, पहले हम लेजर को क्रिएट करते हैं, बाद में हम जनरल एंट्री को हम वहां पर पास करते हैं। तो इसके पीछे के लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है इसके पीछे? द रीजनिंग इज कि यहाँ पे आपको जनरल एंट्री पास करने के टाइम पे आपको अकाउंट्स का नेम लिखने की जरूरत नहीं होती है। जो भी अकाउंट आपने क्रिएट किया हुआ है उसी में से बस वहां पे सेलेक्ट करना है। जरा राइट हैंड साइड में देखो स्क्रीन पे अपने लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट दिया हुआ है बेटा सभी के, जरा एक बार देखो सभी स्क्रीन पे। Yes, sir. तो यहां से हमें सिर्फ लेजर को सेलेक्ट करना है, तो इसीलिए पहले हमसे लेजर बनाने के लिए बोला जाता है, फिर बाद में हमसे जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला जाता है। तो अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा जाएगा? डेबिट वाला पहले देखो, ये आप जो भी अलग अलग वाउचर में बेटा जाओगे ना तो किसी किसी वाउचर में पहले आपसे क्रेडिट वाला लेजर पूछा जाएगा, किसी किसी लेजर में आपसे डेबिट वाला वाउचर पूछा है, सॉरी डेबिट वाला अकाउंट पूछा जाएगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो लेजर सिलेक्शन के लिए हमसे बोला जा रहा है वो डेबिट साइड वाला बोला जा रहा है या क्रेडिट साइड वाला बोला जा रहा है। तो इट इज सो दैट्स व्हाई आई एडवाइज एवरी स्टूडेंट फर्स्ट पास द एंट्री ऑन योर रफ पेपर, जो भी पेपर वगैरह आपके पास या नोटबुक है
पहले उसमें आप एंट्री पास कर लिया करो आप मैनुअल मोड में, फिर उसी एंट्री को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश किया करो कि यहाँ पे फिर सेम एंट्री को हम यहाँ पे पास कर लें अपने टैली में। तो सभी ने बेटा एंट्री लिख ली अपनी पेपर में? तो अब जरा ये देखो, हम जर्नल वाउचर में आ गए अपने टैली के। तो इसमें पहले हमसे कौन सा लेजर पूछ रहा है, डेबिट पूछ रहा है क्रेडिट पूछ रहा है? देखो वहां पे डेबिट लिखा हुआ है ना, अगर किसी बच्चे में 2 और बाई के नाम से आ रहा है तो बाई का मतलब डेबिट होता है और 2 का मतलब क्रेडिट होता है, ठीक है बेटा? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे डेबिट में हमें कौन सा लेजर हमें चूज करना है, जरा बताओ मुझे। अभी एंट्री पास की थी ना आप लोगों ने अपने रफ में, बेटा अपनी नोटबुक में अभी एंट्री पास की थी ना आप लोगों ने मैनुअल मोड में, उसमें डेबिट में कौन सा आइटम है, कौन सा लेजर आ रहा है? फर्नीचर। तो अब जरा ढूंढो यहाँ पे फर्नीचर आपको मिल रहा है क्या इस लेजर अकाउंट में? नहीं है, तो इसका मतलब अभी हमने इसका लेजर क्रिएट किया ही नहीं है। हमने सारे वो लेजर बस क्रिएट किए हुए हैं जो हमारे क्वेश्चन में गिवन थे। ये तो एक नया आ गया लेजर, क्योंकि इस साल कंपनी ने या ओनर ने डिसाइड किया कि हम फर्नीचर भी खरीदेंगे अपने बिजनेस के लिए, जो था नहीं हमारे पास। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। इससे मैं बाहर निकल के फिर आना पड़ेगा अपने गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पे। बेटा बात समझ में आ रही है मेरी? फिर हमें कहां जाना होगा, हमें फिर से क्रिएट वाले पे जाना होगा, ठीक है? क्रिएट में फिर हम कहां पे जाएंगे, लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के बाद हमें एक नया लेजर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो नया लेजर का नाम क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट, या सिर्फ फर्नीचर लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है? फर्नीचर मैंने लिख लिया। इसके बाद जब मैं इसके ग्रुप में जाऊंगा तो कौन सा हमें ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा? फिक्स एसेट। तो मैंने यहाँ पे फिक्स एसेट ले लिया। इसके बाद सीधे हम ओपनिंग बैलेंस से मूव कर जाते हैं। लेकिन वेट, जरा यहाँ पे बताओ, कोई ओपनिंग बैलेंस था क्या फर्नीचर का हमारे बैलेंस शीट में? तो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। हम आप सीधा विदाउट पुटिंग एनी वैल्यू आप सीधा एंटर करोगे, वो ऑटोमेटिक उसको 0 कंसिडर कर लेगा। यहाँ पे आ गया एक्सेप्ट यस और नो। और देखो मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में कुछ भी यहाँ पे टाइप नहीं किया हुआ है, दिख रहा है बेटा सभी को? लेकिन वेट, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब जरा बताओ, मैं एंट्री पास करते करते फिर मुझे वहां से पूरा छोड़ के पूरा वापस जाना पड़ा। मुझे फिर यहाँ पे क्रिएट पे, फिर लेजर पे, फिर मुझे यहाँ पे लेजर को क्रिएट करूंगा, फिर वापस से मैं अपने वाउचर में जाऊंगा, फिर वहां पे मैं सारा फर्स्ट स्टेप से लेके जो भी मैं स्टेप अभी आगे लिखवाऊंगा वो सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे टू पास वन जर्नल एंट्री। तो क्या हमारे में कोई शॉर्टकट है क्या कि हमें बार बार ना वाउचर से बाहर ना निकलना पड़े और हमारा अकाउंट भी क्रिएट होता रहे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्लीज राइट डाउन द स्टेप नंबर 3, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड लेजर। द पॉइंट नंबर 3 विल बी सेलेक्ट द रिक्वायर्ड लेजर। पहले ये लिख लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। जनरल एंट्री पास करने के हमने 2 स्टेप पहले ही डिस्कस कर लिए थे ना। लिख लिया बेटा सभी ने? yes, तो यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप आता है सेलेक्ट द रिक्वायर्ड लेजर। लेकिन अगेन अभी देखो, जो अभी फर्नीचर वाला मैंने अकाउंट जो क्रिएट किया था मैंने उसको सेव नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे अभी अपीयर नहीं होगा। तो लेकिन अब वहां पे तो मैंने लिखवाया कि सेलेक्ट द रिक्वायर्ड लेजर, लेकिन हमारा लेजर यहाँ पे क्या है, क्रिएट नहीं हुआ है, तो इसीलिए वहां पे अपीयर ही नहीं होगा। जब अपीयर नहीं होगा तो फिर सिलेक्शन की बात ही नहीं होगी। तो इसीलिए वहां पे जो थर्ड पॉइंट है उसके नीचे आप ब्रैकेट में ये लिख लो, क्रिएट लेजर बाय प्रेसिंग स्टेप नंबर 3 में ही बेटा नीचे ब्रैकेट में आप लिख लो, क्रिएट लेजर बाय प्रेसिंग ऑल्ट प्लस सी। विच बटन बेटा? Alt+C.
यस, ऑल प्लस सी इफ लेजर इज नॉट अवेलेबल, या फिर जो लेजर ऑलरेडी हमारा अवेलेबल नहीं है या क्रिएट नहीं किया था हमने, अगर नया कोई लेजर आ रहा है तो हम वहां पे सिलेक्शन की जगह फिर वहां पे हमें क्रिएशन करना पड़ेगा, लेकिन क्रिएशन के लिए हमें फिर से वापस से गेटवे ऑफ टैली पे ना जाना पड़े, इसलिए वहां पे हमें एक शॉर्टकट की प्रोवाइड की हुई है विच इज नोन एज ऑल प्लस सी। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? फिर वहां पे आप बस ब्रैकेट को आगे लिख लिया ना, इफ नॉट अवेलेबल, या फिर पूरा ही लिख लो इफ नॉट अवेलेबल इन दी लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो हमारा यहाँ पर वही केस आ गया, हम थर्ड स्टेप में तो पहुंच गए, तो थर्ड स्टेप में हमसे बोला जा रहा है कि सेलेक्ट दी लेजर, लेकिन हमारा लेजर है ही नहीं वहां पे, तो हम ब्रैकेट वाला देखेंगे वहां पे कि अगर हमारा लेजर अवेलेबल नहीं है तो हमें वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन क्रिएशन के लिए फिर से हमें सारा कुछ छोड़कर हमें वापस से गेटवे टैली पे जाने से अच्छा हम यहीं पे ऑल प्लस सी को प्रेस कर लें। मेरी बात बेटा समझ में आ रही है सभी को? तो ऑल प्लस सी में जैसे यहाँ पे प्रेस करता हूं, जरा यहाँ पे देखो आपके सामने कौन सी स्क्रीन अपीयर हो गई, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में? मतलब ये समझ रहा है कि हम यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज करके हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। समझ में आया बेटा ये सभी को? यस सर। लेकिन इसका डिफरेंस क्या होता है अभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लेजर बनाते हैं, यहाँ पे हमारे लेजर का नाम क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट। तो मैंने सिर्फ फर्नीचर लिख दिया, अकाउंट वगैरह मैंने नहीं लिखा। ओके ओके सर। और यहाँ पे ग्रुप में यहाँ पे फिक्स एसेट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद बेटा सीधे हम कहाँ पे मूव करते हैं? जब हम लेजर क्रिएट करते हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग नेम एंड सिलेक्शन ऑफ ग्रुप, उसके बाद हम क्या प्रोवाइड करते हैं वहां पे? इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ओपनिंग बैलेंस। क्या यहाँ पे कहीं ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है क्या आपको नीचे? सेकेंडरी में आप जब भी अकाउंट क्रिएट करोगे वहां पे कभी भी आपसे ओपनिंग बैलेंस नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी का मतलब ही ये होता है कि आप एंट्री पास करने जा रहे हो, आपको नया अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत है। मतलब नए अकाउंट का मतलब न्यू अकाउंट डजंट हैव एनी ओपनिंग बैलेंस। समझ में आया बेटा ये? क्योंकि अगर इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस होता तो ऑलरेडी वो कहां पे अपीयर होता? वो हमारे बैलेंस शीट में अपीयर होता ना। यस सर। तो जब हमारा वो बैलेंस शीट में अपीयर ही नहीं था, इसका मतलब ये एक नया अकाउंट है, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। तो इसलिए जब भी आप सेकेंडरी वाली स्क्रीन पे जाओगे लेजर क्रिएशन के, तो वहां पे आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ दो ही डिटेल हमें प्रोवाइड करनी होगी, नेम एंड ग्रुप, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर बेटा टू एवरीवन? तो ठीक है, इसके बाद जल्दी से एंटर करते करते आगे बढ़ते हैं। कुछ चेंज नहीं करना है आपको, जो भी स्टेट, पिन कोड, कंट्री और ये नेम वगैरह दिया हुआ उसको एज इट इज रहने दोगे आप, और सीधे आगे बढ़ोगे। ओपनिंग बैलेंस पे जाएगा नहीं, क्योंकि वहां पे कॉलम है ही नहीं, मतलब उसकी फील्ड है ही नहीं ओपनिंग बैलेंस की। तो एक्सेप्ट आएगा, तो एक्सेप्ट यस करोगे, तो यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट भी हो गया और वहां पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट भी हो गया। बात बेटा समझ में आ रही है सभी को? अब मैं आगे कैसे मूव कर रहा हूँ? इंटर से ही, क्योंकि देखो हमें एक फील्ड से दूसरे फील्ड में मूव करना है, तो आप इंटर से ही मूव करोगे। बैक जाने के लिए कौन से बटन प्रेस करोगे आप? बैक स्पेस। ओके। तो अगर सपोज गलती से बेटा आपका यहाँ पे कोई गलत अकाउंट, गलत लेयर का सिलेक्शन हो जाता है, तो आप बैक स्पेस से वापस आओगे, दोबारा से लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब जरा देखो हमारे लिस्ट में फर्नीचर आ गया क्या? तो जब फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे किसी भी अकाउंट का, वो ऑटोमेटिकली अपने आप सेलेक्ट भी हो जाएगा। आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं कि इसके बाद आके आप चेंज कर लें। तो वापस से बैक स्पेस से प्रेस करोगे, वापस आप अपने लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट पे आप आ जाओगे। तो हमें अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फर्नीचर ही सिलेक्ट करना था, इसलिए हमने बनाया था। तो फर्नीचर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। आगे बढ़ेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? डेबिट का हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है। डेबिट के पास है ना, हमारे डेबिट वाली फील्ड में है ना हमारे कर्सर। अमाउंट क्या है? 25,000। इसके बाद एक बार और इंटर करोगे तो यहाँ पे देखो क्रेडिट आ गया, दिख रहा है बेटा क्रेडिट?
तो क्रेडिट ही हमें रखना है। अब नीचे नीचे हमें किसको क्रेडिट करना है, कौन से अकाउंट को सिलेक्ट करना है हमें? तो क्या गगन फर्नीचर लिमिटेड यहाँ पे है क्या? तो हम यहाँ पे कौन सी बटन प्रेस करेंगे? Alt+C, और यहाँ पे हम अकाउंट बना लेंगे गगन, क्या है, गगन फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। अच्छा, ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, मतलब कौन से ग्रुप में जाएगा ये? क्रेडिटर्स में जाएगा। ओके, तो इसके बाद अच्छा यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेंटेन बिल बाय बिल, कोई बिल डिटेल दी हुई है क्या यहाँ पे? तो इसीलिए हम बिल वाले को क्या कर देंगे, यहाँ पे नो कर देंगे। समझ में आ रहा है ये? देखो, बिल वगैरह को वैसे नॉर्मली डिस्कस नहीं किया जाता है, बहुत सारे कॉलेज में मैंने टीचरों से बात करके देखी है, तो सो दे डोंट डिस्कस बिलिंग डिटेल विद द स्टूडेंट, लेकिन मैं फिर भी कर लेता हूँ। लेकिन मैं बिल डिटेल की जो भी इसके पॉइंट होते हैं मैं सिर्फ वहां पे यूज कराता हूँ, यहाँ पे डेटर और क्रिएटर, मतलब गुड से रिलेटेड जो भी वहां पे हमारा परचेज और सेल होता है वहां पे हम यूज कराएंगे। समझ में आ रहा है ये? बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हम गुड्स का तो कोई परचेज नहीं कर रहे हैं, हम किस चीज का परचेज कर रहे हैं यहाँ पे? फिक्स एसेट का। तो फिक्स एसेट वाले केस में आप बिल डिटेल वाले को आप क्या कर लोगे, नो कर लोगे। अब वैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर वहां पे कोई बिल डिटेल नहीं है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सारे सन्डी डेटर और सन्डी क्रेडिटर में आप यहाँ पे नो कर दोगे। दिया हुआ ना यहाँ पे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, जरा यहाँ पे देखो, दिख रहा है बेटा सभी को? तो यहाँ पे बिल डिटेल नहीं दी होगी, वहां पे आप नो कर लोगे। तो मैं एन प्रेस करके बस सीधा आगे बढ़ा, तो बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने दो आप। ये भी हमारा सेव हो गया, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 25,000 अपने पास अपने मतलब ऑटोमेटिक वहां पे अपीयर हो गया। आपको फिर इंटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डबल एंट्री मोड फॉलो कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट भी होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली टैली ने उसको कंसिडर कर लिया कि क्रेडिट भी सेम बैलेंस होगा। इज इट क्लियर बेटा? तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, और फिर लास्ट में क्या आता है हमारा नरेशन। तो स्टेप नंबर 3 सबने लिख लिया, प्लीज राइट डाउन द स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 सभी लिखो, प्रोवाइड द अमाउंट। द स्टेप नंबर 4 विल बी प्रोवाइड द अमाउंट। लिख लिया बेटा सभी ने? Yes, अब स्टेप नंबर 5 आएगा ना? yes, स्टेप नंबर 5 को अभी छोड़ दो, एक दो लाइन छोड़ दो आप, फिर लिखो स्टेप नंबर 6। सिक्स लिखा सभी ने? और उसमें लिखो प्रोवाइड दी नरेशन और राइट दी नरेशन। देखो नीचे नरेशन का हमारा पोर्शन दिया हुआ है ना यहाँ पे। आप जब भी जनरल एंट्री पास करते हो वहां पे नरेशन लिखते हो ना आप, हर जनरल एंट्री के नीचे। तो यहाँ पे भी हमारे पास नरेशन का पार्ट है, तो आप भी नरेशन यहाँ पे लिखोगे, ठीक है? ओके सर। तो नरेशन लिखने के बाद, मैं नहीं लिख रहा, वैसे आप लोग लिख लेना। नरेशन लिखने के बाद जब आप एंटर करोगे तो फिर यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपकी इंडिविजुअल एंट्री सेव होगी, मतलब 1 बाय 1 एंट्री यहाँ पे सेव होती चली जाएगी। ऐसा नहीं कि हम चाहें कि 10 एंट्री पास कर ले फिर एक साथ सेव कर ले, ऐसा नहीं होगा टैली में। टैली में स्टेप बाय स्टेप सेविंग यहाँ पे होती है। समझ में आया बेटा ये सभी को? Yes, sir. अब स्टेप नंबर 5 क्या होगा, उसको मैंने छुड़वा दिया है, उसको हम आगे वही डिस्कस करते हैं, ठीक है? सेकंड वाले आप अपने एंट्री पे आते हैं। पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? अच्छा, फॉर्म लिखा हुआ है, वैसे वो फ्रॉम होगा।
गुड्स परचेज फ्रॉम शक्ति इंडिया, और वहाँ पे बिल डिटेल भी दी हुई है। तो अब जरा एंट्री इसके पहले मुझे पास करके दिखाओ, मैनुअल मोड में कैसे पास करोगे आप? क्या एक सेकंड बेटा, क्या डेबिट में क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू शक्ति इंडिया, यही एंट्री पास होगी। और ये एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी जरा बताओ मुझे? परचेज वाउचर में जाएगी। तो स्टेप नंबर 1 विल बी, वी विल सिलेक्ट अवर वाउचर F9, और फिर इसके बाद स्टेप नंबर 2 डेट प्रोवाइड करनी होती है, वो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। स्टेप नंबर 3 हम क्या करते हैं यहाँ पे, अपने हम वहाँ पे लेजर को वहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे लेजर को हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज एक्स्ट्रा दी हुई है, परचेज और सेल्स वाउचर में आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, जो स्टेप नंबर 2 के बाद आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सप्लायर इनवॉइस नंबर, मतलब ये जो बिल डिटेल दी हुई है ना यहाँ पे SI 523/10, दिख रहा है बेटा सभी को? तो ये बिल डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी, यहाँ पे इनवॉइस नंबर आपसे पूछा जाएगा, मतलब ये बिल नंबर आपसे पूछा है। समझ में आ रहा है बेटा ये? तो यहाँ पे लिख लेंगे SI स्लैश क्या 523 है ना? तो 523/10 ये हमारे क्या हो गया, सप्लायर इनवॉइस हो गया। और यहाँ पे डेट भी है। अच्छा ये डेट किस चीज की आ रही है? देखो यहाँ पे 2 डेट आ रही है, एक यहाँ पे भी अपीयर हो रही है जो कि आपको हर एक एंट्री में मिलेगी, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डेट है। ये डेट किस चीज की, कोई मुझे बताएगा? डेट ऑफ परचेज, नॉट डेट ऑफ परचेज, दिस इज अबाउट द डेट ऑफ बिलिंग, हमारी बिल किस डेट की है। बात समझ में आई बेटा आपको? सपोज मैंने फ्लिपकार्ट से एक सामान मंगाया, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट वालों ने जिस दिन डिस्पैच करेंगे आइटम को, उसी दिन की बिल जब आप जनरेट करेंगे। मेरी बात बेटा समझ में आ रही है? जिस दिन वो मेरा गुड्स डिस्पैच करेंगे, वो उसी दिन में वो बिल निकाल के वो मेरे गुड्स के साथ वहां पे रख देंगे मेरे पैकेज में बिल को, और गुड्स आता है मेरे पास 3 दिनों बाद। तो जब मैं गुड्स रिसीव करूंगा तभी मैं एंट्री पास करूंगा ना मैं, लेकिन बिल की डिटेल तो पहले से है, प्रीवियस डेट से 2-3 दिन पहले की होगी। तो इसीलिए ये जो हमारे ऊपर वाली डेट है, ये हमारी जनरल एंट्री वाली डेट है, जिसको मैंने इग्नोर करने के लिए बोला था। समझ में आया बेटा ये? यस। जनरल वाउचर क्योंकि बेटा वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन था ना, फर्नीचर वाला। फर्नीचर हमारा गुड्स, विच वन दिस, अभी जो हम पास करने जा रहे हैं, मैंने देखो उसमें क्या लिखवाया था, जो नोट्स लिखवाया था मैंने, उसमें पढ़ो F9 के बारे में। नोट्स बनाया था आपने? तो लिखा हुआ है ना उसमें कैश एज क्रेडिट। तो जो भी गुड्स का परचेज होगा वो सारे के सारे किसमें आएंगे, वो परचेज वाउचर में ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डेट ये बिलिंग की होगी, तो इसमें भी आप इग्नोर करो क्योंकि कोई बिल की डिटेल नहीं गिवन है हमारे क्वेश्चन में, लेकिन ये मैं कॉन्सेप्ट के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ऊपर वाली जो डेट है वो हमारी F2 वाली है, जो कि हमें डेट सेलेक्ट करनी होती है। ये हमारी बिल की डेट होती है, जो हमारे बिल पे डेट होगी वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। तो इसको भी हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं क्योंकि डेट वाले को हमें ज्यादा कंसिडर नहीं करना है। अच्छा इसके बाद यहाँ पे आ रहा है पार्टी अकाउंट नेम। आप लोग बेटा स्टेप 2 के बाद ना स्टेप 2A लिख के वहां पे एक
पॉइंट ऐड कर लो, आप एक स्टेप ऐड कर लो कि प्रोवाइड बिल डिटेल इफ एनी, क्योंकि सारे ही वाउचर में आपको बिल डिटेल नहीं मिलेगी, सिर्फ 2 ही वाउचर में मिलेगी, परचेज वाउचर में और सेल वाउचर में। समझ में आया? बेटा इज इट क्लियर? अब यहाँ पे आ रहा है क्या, पार्टी अकाउंट नेम। देखो नॉर्मली जो हम जर्नल एंट्री जो पास करते हैं वो डेबिट या क्रेडिट फॉर्म में होता है, जैसा कि अभी हमने जर्नल वाउचर में देखा, वहां पे जो नॉर्मल था ना बेटा आप लोगों के लिए कि डेबिट है और यहाँ पे क्रेडिट है, तो वो ऑटोमेटिकली दिख रहा था कि डेबिट में कौन सा हमें लेजर को सिलेक्ट करना है और क्रेडिट में कौन से लेजर को हमें सिलेक्ट करना है। तो वो तो इजी था, समझ में आ गया था बेटा सभी को? बट यहाँ पे जितने भी आप परचेज और सेल्स की जब एंट्री करोगे वहां पे डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में नहीं आएगा, आ सकता है जब हम इसका हम वाउचर टाइप जब चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज करने का भी ऑप्शन होता है, लेकिन मैं कभी भी वो कंसिडर नहीं करूंगा, मतलब मैं कंसिडर नहीं, कभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उस डुअल मोड में परचेज और सेल्स की एंट्री पास करो। हमेशा इसको बोलते हैं इनवॉइस मोड। अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना ये स्क्रीन, इसको हम बोलते हैं इनवॉइस मोड। इनवॉइस मोड में क्या होता है, बिल के फॉर्म में आपकी एंट्री भी पास हो जाएगी। देखो ये बिल का फॉर्म ही दिया हुआ है ना, जरा नीचे देखो आप पर्टिकुलर्स वाले में नेम ऑफ आइटम यहाँ पे दिया हुआ है, जो जो आइटम आप परचेज कर रहे हैं वो सारे आइटम का नेम आएगा, सबकी क्वांटिटी आएगी, सबका रेट आएगा और अमाउंट अपने आप आ जाएगा सबका, और यहाँ पे टोटल भी आ जाएगा। तो ये तो आप यहाँ पे बिल की तरह यहाँ पे आप एंट्री पास कर रहे हो, तो यहाँ पे 2 in 1 काम हो जाएगा आपका। एक तो बिल भी आपकी जनरेट हो जाएगी, उसके साथ साथ उसके बैक साइड में एंट्री भी पास हो जाएगी, आपको अलग से एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको हम इनवॉइस मोड बोलते हैं। आई डोंट थिंक कि इस बार उन्होंने कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया भी नहीं है, वैसे कंट्रोल वी होता है। एक सेकंड मेरा जरा दिखने दो। वैसे बेटा इस बार वो ऑप्शन हटा दिया है। पहले क्या था, पहले चेंज मोड का ऑप्शन भी आता था हमारे पास, इनवॉइस मोड और वाउचर मोड, तो कंट्रोल वी से होता था, लेकिन इस बार वो ऑप्शन दिया ही नहीं है राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो अब टैली ने वो ऑप्शन ही हटा दिया, बोला कि भाई अब आपको एंट्री इसी इनवॉइस मोड में ही पास करनी है, आपको वाउचर मोड का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। समझ में आया बेटा ये सभी को? तो यहाँ पे अब यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट की जगह क्या आ जाएगा, हमसे इस तरीके से लेजर का नाम आएगा। जरा राइट हैंड साइड में देखो क्या आ रहा है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे हम कौन से, ये लेबल का नाम क्या है, जरा देखो जो फील्ड पे हमें सिलेक्ट करना है वहां पे क्या लिखा हुआ है। तो पार्टी अकाउंट नेम का मतलब आप किससे परचेज कर रहे हो। बात बेटा समझ में आई? वेरी गुड। तो हम शक्ति इंडिया से परचेज कर रहे हैं। तो शक्ति इंडिया बेसिकली क्या होता है, वैसे अगर नॉर्मल हम एंट्री पास करें तो परचेज अकाउंट डेबिट टू शक्ति इंडिया आएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट ही पूछ रहा है, लेकिन वो जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो और भी इजी बना दिया हमारे लिए कि भाई किससे परचेज कर रहे हो, और वहां पे आगे भी आगे डिस्कस करेंगे। तो शक्ति इंडिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो रिसिप्ट नोट ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सीधे एंटर करते करते आप आगे बढ़ जाना, क्योंकि ये बेसिकली जब वो हम कोई सा सामान परचेज करते हैं तो फिर वहां पे वो सेंड करेंगे ना गुड्स, कंसाइनमेंट वहां पे वो डिस्पैच करेंगे, तो कंसाइनमेंट नंबर वगैरह पूछने के मतलब यहाँ पे डिटेल बोल रहा है वो टैली। तो इन सब में कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना है। समझ में आया बेटा सभी को? तो आप सीधा एंटर करते करते आप आगे बढ़ जाओगे, और फिर इसके बाद सप्लायर मेलिंग एड्रेस ये सब में भी कुछ नहीं करना है आपको, बस एंटर करते करते आगे बढ़ोगे जब तक कि आपको वापस से अपनी वाउचर वाली स्क्रीन पे नहीं आ जाते आप। समझ में आया बेटा ये सभी को? अब जरा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम कौन से फील्ड पे पहुंच गए कौन से फील्ड पे बेटा पहुंच गए, परचेज लेजर। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट में क्या दिया हुआ है, मतलब वहां पे कोई भी लेजर हमें नहीं दिया हुआ है,
अरे इतने सारे लेजर हमने बनाए थे, सारे कहाँ गायब हो गए? देखो टैली क्या करता है, जो हमारी गलतियां करने के जो चांसेस होते हैं ना, उसको बहुत हद तक मिनिमाइज कर लेता है, लेकिन टोटली एलिमिनेट नहीं करता है। जैसे ऊपर वाले में मैं दिखाता हूँ आपको, शक्ति इंडिया वाले में हमारे पास देखो क्या क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, गगन आ रहा है, मॉडर्न ट्रेडर आ रहा है, प्रकाश, एसबीआई, शक्ति इंडिया, शेरॉन, सिंह ब्रदर। मतलब जितने डेटर हैं, जितने क्रिएटर हैं, कैश और बैंक, सिर्फ इतने ही अकाउंट आ रहे हैं, इसके अलावा कोई अकाउंट नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई अकाउंट यहाँ पे आ ही नहीं सकता। देखो हमारा जो डेटर है वो क्रिएटर भी हो सकता है, एक क्रिएटर एक डेटर भी हो सकता है। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? तो इसीलिए वहां पे डेटर और क्रिएटर दोनों का नेम दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, इसके पीछे इसके बाद ये बैंक और कैश का देने का क्या चक्कर है यहाँ पे? अगर मैं यही परचेज कैश में करता तो, हाँ कैश में अगर भैया मैं परचेज करता तो पार्टी अकाउंट नेम में हम किसी का नाम नहीं लिखते, क्योंकि हम नाम कब नोट डाउन करते हैं, जब हम उधार में सामान लेते हैं या देते हैं। whenever we purchase goods or sells goods on credit, then we note down the name, कि भाई किसको पैसे हमें देने हैं या किससे हमें पैसे लेने हैं फ्यूचर में। लेकिन जब आप कैश में ले लोगे तो फिर आपका नाम जान के क्या करेगा कोई? आप जाओगे अपनी कॉलोनी में, बोलोगे जनरल स्टोर वाले से कि भैया मुझे एक पैकेट मैगी दे देना, तो क्या करेगा? बोलेगा मैडम अपना आधार कार्ड नंबर लेके आओ। अपना आधार कार्ड लेकर मैं आपका नाम नेम नोट डाउन करूंगा, आपका घर का एड्रेस नोट डाउन करूंगा, सारी चीजें मैं नोट डाउन करूंगा। फिर आप बोलोगे क्या ये मैं तो कैश में दे रही हूँ ना, तो फिर आप ये सारी चीजें क्यों नोट करोगे? नोट तब करते आप जब मैं पैसे नहीं देती आपको, मैं बोलती हूँ कि आप कल ले लेना या शाम में ले लेना। तो अगर इनकेस मैं नहीं आती तो वहां पे आपका एक रीजन था, उसके पीछे मेरे नेम और एड्रेस वगैरह नोट डाउन करने का, कि अगर मैं पैसे देना नहीं है तो आप मेरे घर पे आ सके, या फिर एक तरीके से मेरा पता लगा सके कि हाँ इन्होंने पैसे नहीं दिए हुए हैं, तो फिर वो घर आके आपको उधार के लिए बोल सके कि भाई इतना पैसा आपका बचा हुआ है, आप मुझे दे दो। यही रीजन होता है ना नेम नोट डाउन करने का। तो जब कैश में ही परचेज हो जाएगा फिर नोट डाउन क्या करेंगे हम? चाहे हम जिससे भी खरीदें उससे मतलब ही नहीं है, एक्स वाई जेड, अननोन हो या नोन हो, उससे में मतलब ही नहीं, उसका नेम नोट डाउन करेंगे ही नहीं, हम सीधा कैश या बैंक वहां पे हम डेबिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। जैसे यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू शक्ति इंडिया हमने किया, अगर ये कैश में होता तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक हो जाता। बात बेटा सभी को समझ में आई? तो इसीलिए देखो यहाँ पे टैली हमें बहुत हद तक हमारी गलतियों को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन टोटली इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मैं शक्ति इंडिया को छोड़कर मैं किसी को भी सिलेक्ट करूंगा तो गलत तो हो ही जाएगा ना। लेकिन एटलीस्ट मुझे ये मिनिमाइज कर दिया कि मेरे बहुत सारे जो लेजर हमने बनाए थे वो सारे लेजर को नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, सिर्फ उन्हीं लेजर को दिखा रहा है जो यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे सिलेक्ट होने के लिए। इज इट क्लियर बेटा? तो ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इससे भी बाहर निकलते हैं, इन सब स्क्रीन से भी। और यहाँ पे परचेज लेजर पे आते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान देना, परचेज लेजर और सेल्स लेजर दोनों एक एक बार बस क्रिएट होंगे, क्योंकि कोई भी अकाउंट टैली में एक ही टाइम क्रिएट होता है, बाकी हर टाइम उसका हमें सिलेक्शन करना होता है। जैसे हमने फर्नीचर अकाउंट एक बार हमने क्रिएट कर लिया, अब दोबारा से जब भी फर्नीचर खरीदेगा फ्यूचर में ये ओनर या ये बिजनेसमैन, तो हमें फिर सब लेजर अकाउंट सॉरी फर्नीचर अकाउंट को हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे बुक में आ चुका है, क्रिएट हो चुका है। समझ में आई बेटा मेरी बात? तो जब भी फर्नीचर खरीदना होगा तो हमें सेलेक्ट करना होगा रादर देन क्रिएशन ऑफ दैट लेजर। तो यहाँ पे परचेज लेजर में हमारा क्या आएगा? हमारा परचेज अकाउंट आएगा। एंट्री यही पास करते हो ना आप लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू शक्ति इंडिया। तो यहाँ पे देखो टैली आपको बता भी रहा कि भाई यहाँ पे परचेज लेजर को ही सिलेक्ट करना है, तो हमने बनाया है नहीं, तो टैली ने बोला कोई बात नहीं आप क्रिएट कर लो यहीं से, आपको फिर से वापस से गेटवे ऑफ टैली पे जाकर क्रिएट पे जाके लेजर को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे शॉर्टकट की को प्रेस करके, या पे आपको तो चलो शॉर्टकट की का ऑप्शन भी ना देकर वहां पे क्रिएट का सीधा ऑप्शन दे दिया है कि भाई क्रिएट पे आप सिलेक्ट कर लो अपने एरो की से और यहाँ पे इंटर कर लो, ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाओगे वहां पे क्रिएशन वाली लिस्ट पे। समझ में आ रहा है? Alt+C भी प्रेस कर सकते हो आप। इतनी बात बेटा समझ में आई सभी को?
तो मैं क्रिएट करता हूँ, देखो वही सेम स्क्रीन आ गई यहाँ पे, चाहे आप Alt+C प्रेस करो, चाहे वहाँ पे जो क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है उसको आप सिलेक्ट करो, तो स्क्रीन सेम आनी है। और यहाँ पे हमारा कौन सा लेजर बनेगा, सॉरी मैं लेजर लिख रहा हूँ, परचेज अकाउंट। ठीक है, तो मैंने इससे परचेज लिखा, अकाउंट को इग्नोर कर लिया। इसके बाद अंडर में, अच्छा ये परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट जो होते हैं ये कुछ स्पेशल अकाउंट होते हैं, ये इनके लिए ग्रुप एक अलग से बनाया हुआ है, जो कि है, क्या दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, तो परचेज अकाउंट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट हमेशा परचेज अकाउंट वाले ग्रुप में जाएगा और सेल्स अकाउंट हमेशा हमारा सेल्स अकाउंट वाले ग्रुप में जाएगा। इसमें नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना टाइप ऑफ लेजर में। ठीक है, इनवाइसिंग राउंडिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट वही सिलेक्ट होगा, तो आपको बस इंटर करना है, बाकी किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा परचेज लेजर भी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम। देखो जब हम मैनुअल में जब अकाउंटिंग हम जब डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि वी आर परचेसिंग दिस गुड्स दैट गुड, और वो सारी की सारी डिटेल हम नरेशन में लिखते हैं, यही करते थे ना आप लोग। कभी भी एंट्री के टाइम पे वहां पर ये नहीं शो करते कि कौन से गुड्स को हम पर्टिकुलरली किस डेट को परचेज कर रहे हैं या किस गुड्स को हम इस पर्टिकुलर डेट को हम सेल कर रहे हैं। लेकिन टैली बोलता है कि नहीं, हमें बिल्कुल रॉ डेटा चाहिए, जितना ज्यादा रॉ डेटा दोगे उतना ही अच्छा हम प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट बना के देंगे रिपोर्ट के फॉर्म में। तो टैली हमसे पूछ रहा है, हमें ये मत बताओ कि आपने कितने का सामान खरीदा, आप हमें ये बताओ कि हर एक सामान कितने कितने का है। समझ में आया बेटा? ये आप लोग जब भी ऑनलाइन परचेज करते हो या बिग बाजार वगैरह से परचेज करते हो, चाहे कोई भी ऐसी चेन हो, जैसे बिग बाजार जैसा स्टोर हो, तो वहां पे मल्टीपल ये गुड्स लेते हो तो वहां पे आपको बिल निकलती है ना, पतली सी लंबी सी, वहां पे सारे आइटम लिखे हुए होते हैं, सबका रेट लिखा हुआ होता है, क्वांटिटी लिखी हुई होती है। बिल तो देखा है ना बेटा सभी ने? तो वो क्या करते हैं, वो बिल जनरेट करते हैं अपने कस्टमर के लिए, लेकिन उसी बिल के साथ साथ वहां पे एंट्री भी पास होती रहती है। देखो 2 in 1 काम हो गया ना, वहां पे बिल भी जनरेट होगी, कस्टमर को भी हमने दे दिया उसी टाइम पे, और उसी टाइम पे एंट्री भी पास होगी, हमें दोबारा से वो काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही बिल्कुल टैली भी काम करता है। तो टैली में क्या करेंगे, हम यहाँ पे सारी डिटेल देंगे। देखो पॉइंट नंबर 6 की सारी डिटेल नीचे गिवन है, नेक्स्ट पेज पे। सभी क्वेश्चन में देखो बेटा, दिखा या नहीं दिखा? यस सर। तो क्या है सबसे पहला आइटम, तो पैंटीन शैम्पू। देखो अच्छा ये भी देखो, यहाँ पे जैसे ही आप नेम ऑफ आइटम वाले आप फील्ड पे आओगे ना, तो यहाँ पे लेजर वाला आपको लिस्ट नहीं ओपन होगी। देखो यहाँ पे कौन सी लिस्ट हमारी ओपन हुई है, तो टैली ऑटोमेटिकली समझ गया कि भाई ये यहाँ पे समझ के क्या, उन्होंने खुद बनाया हुआ है अपने आप को, तो वो जानते हैं कि यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि यहाँ पे लेजर सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, वो लेजर का ऑप्शन देगा ही नहीं, वो सीधा स्टॉक आइटम में दे देगा कि जो जो आपने इन्वेंट्री में क्रिएट किया हुआ है वो सारे आइटम ओपन करके रख देगा। समझ में आया बेटा ये सभी को? यस सर। तो सबसे पहला है पैंटीन शैम्पू। कहाँ गया पैंटीन शैम्पू, ये रहा। पैंटीन एसएच के नाम से हमने बनाया था ना। क्वांटिटी कितनी है, 15। रेट कितना है, 150। अच्छा ये 145 कहाँ से आ रहा है, ऑटोमेटिक देखो आया, मैंने टाइप नहीं किया हुआ है। देखो जब हमने अपना ओपनिंग बैलेंस क्रिएट किया था बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के लिए हमने इन्वेंट्री के आइटम सारे हमने क्रिएट किए थे ना बेटा। यस सर। तो उस टाइम पे हम लोगों ने पैंटीन जो शैम्पू था उसका जो रेट था उस टाइम पे 145 रुपीज था। तो प्रीवियस वाला फेच करके उठा के हमें दिखा रहा है कि देखो प्रीवियस टाइम आपने 145 में परचेज किया था। अब जरूरी तो है नहीं कि मार्केट में रेट नहीं इंक्रीज होगा, भाई रेट भी तो बढ़ते हैं ना टाइम टू टाइम। समझ में आया बेटा ये? तो इसीलिए यहाँ पे वो सिर्फ आपको एक इंडिकेशन देगा कि प्रीवियसली आपने इतना वहां पे टाइप किया था। और जनरली क्या होता है कि बिजनेस में फ्रीक्वेंट परचेजेस होते हैं तो बार बार आपको टाइप ना करना पड़े, इसलिए टैली आपका जो लास्ट वाला जो बैलेंस होता है, सॉरी जो लास्ट वाला जो रेट होता है
वो वहां पे अपने आप ऑटोमेटिकली अपीयर करा देगा हर एक आइटम के लिए। तो अगर आपको वही सेम रहना है तो सीधा एंटर करके आगे बढ़ जाओ, चेंज करना है तो आप सीधा चेंजेस वहां पे डाल दो, वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा। तो हमारे केस में चेंज करना है हमें, तो 150 मैंने लिखा, वो 145 ऑटोमेटिकली इरेज हो गया। अच्छा, इसके बाद अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, अमाउंट अपने आप आ गया। बाकी ये पर और अमाउंट ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेकंड आइटम क्या है? अच्छा, यहाँ पे देखो, जब आप लोग जब सेकंड आइटम पे जब जाओगे तो लिस्ट, अगर इन केस लिस्ट अपीयर नहीं होती है, मेरे में अभी नहीं हो रही थी, तो आप ना एक बार ना स्पेस बार प्रेस कर लेना, फिर दोबारा से लिस्ट आ जाएगी। इन केस अगर लिस्ट अपीयर नहीं होती है तो आप वहां पे स्पेस बार को एक बार प्रेस कर लेना, ठीक है। यस सर। तो सेकंड क्या हमारा? पेंटिन कंडीशनर, ये रहा हमारा। ये कितना है? क्वांटिटी है 50। देखो इसका रेट पहले देखो हमारा ओपनिंग वाला था 210, लेकिन अभी इसका प्राइस कम हो गया तो 205 हो गया, तो हम 205 कर लेंगे। ओके, अब देखो फिर से लिस्ट नहीं आई ना बेटा मेरी, तो मैं क्या प्रेस करूंगा? एक बार स्पेस बार करूंगा, लिस्ट अपने आप आ जाएगी। अब क्या है? निविया, तो निविया का एक ही आइटम था, तो वो तो हमें निविया हमने निविया के नाम से बनाया था, तो 32 आइटम, कितना रेट है? 250। अब जरा देखो 250 पहले भी था, 250 अब भी है, तो हमें आप टाइप करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि सेम प्राइस है, नो चेंजेस। समझ में आया? और नेक्स्ट क्या है? हेड एंड शोल्डर, ये है 50 आइटम और ये है 152, ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारी अब कोई लिस्ट नहीं बची ना हमारी, मतलब कोई भी आइटम नहीं बचा ना हमारा, सिर्फ यही 4 आइटम हमने परचेस किया हुआ है। तो बस इसके बाद आपको क्या करना है? एक बार और इंटर प्रेस करना है, एक बार और इंटर प्रेस करना है, अपने आप वो एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया ना एंड ऑफ लिस्ट। लास्ट आइटम की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आप 2 बार इंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक वो एंड ऑफ लिस्ट मान लेगा कि मतलब बस यही इतना ही आइटम आपने परचेज किया या सेल किया है। क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे परचेज की बात करेंगे, अगर सेल करते तो सेल की बात करते हैं। समझ में आ रहा है? ये प्रोसेस सेम होगा दोनों में, जैसा परचेज में हम यहाँ पे चीजें हम फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, सेम स्टेप सेल में भी फॉलो होगा। क्लियर है बेटा ये सभी को? अब देखो नीचे सारे के सारे डिटेल आ गई, टोटल क्वांटिटी कितनी है? 147, अब टोटल करेगा 147 ही आएगा। अमाउंट का टोटल कितना आ गया? 28,100। तो यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपने आप करके दे दिया है आपको, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको इंटर ही करना है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है बेटा, चेंज मत करना है यहाँ पे, तो आप सीधा इंटर प्रेस करोगे। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से वो बोल रहा है कि भाई बिल की डिटेल जो हमने बाहर दी थी, वैसे वो सप्लायर इनवॉइस नंबर था, तो वो इनवॉइस नंबर चलो ठीक है उसको छोड़ते हैं, यहाँ पे हम बिल की डिटेल हमें यहाँ पे दोबारा से देनी होगी, तो आप दोनों जगह ही दे देना, क्योंकि दोनों में थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन मैं उसमें टाइम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर वो हमारा गोडाउन से रिलेटेड हो जाएगा, जो भी हमारा कंसाइनमेंट से रिलेटेड होता है ना, तो इसीलिए मैं वहां पे भी बच्चों को सेम चीज लिखवाता हूँ, यहाँ पे भी सेम चीज लिखवाता हूँ। समझ में आ रहा है ये? तो एक बार जब हम इसके यूज टू हो जाएंगे, फिर हम डिफरेंस समझेंगे कि जो बाहर हमने जो सप्लाई इनवॉइस नंबर जो हमने वहां पे लिखा था और जो यहाँ पे हम लिखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखो, जब भी आप नया परचेज या नया सेल करते हो, हम न्यू परचेज ही कर रहे हैं ना यहाँ पे, जब भी आप परचेज या सेल करोगे, आप हमेशा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? न्यू रेफरेंस। समझ में आया ये? एडवांस आप कभी भी यूज नहीं करोगे, मतलब मैं बीकॉम ऑनर्स की बात कर रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में। और सबसे लास्ट वाला क्या है? ऑन अकाउंट, इसको भी आप कभी भी यूज नहीं करोगे। बचे कौन से हमारे? 2 ऑप्शन, परचेज या सेल करने के टाइम पे हमेशा न्यू रेफरेंस, और अगेंस्ट कब होगा? जब टाइम आएगा बता देंगे, ठीक है।
समझ में आया बेटा ये? तो न्यू रेफरेंस पे हमने सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया, नेम में देखो वही बिल नंबर आ गया ना जो बाहर लिखा हुआ था हमने। तो इसीलिए बाहर में वही सेम चीज लिखा था ताकि अंदर से हमें दोबारा से टाइप करने की जरूरत ना पड़े। समझ में आया ये? बाकी यहाँ पे डिटेल है, ड्यू डेट वगैरह ये लिखने की जरूरत नहीं है, 0 लिख लो या फिर उसको वैसे इग्नोर कर लो आप। मतलब अंदर कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ न्यू रेफरेंस को आपको सिलेक्ट करना, बाकी सारी चीजें एज इट इज छोड़ देनी है। बस इंटर करते करते आगे बढ़ जाओ, अपने आप बाहर निकल जाओगे। अब सीधा किस पे आ गया? नरेशन पे आ गया बेटा, नरेशन पे आ गया ना अब। तो नरेशन आप लिखोगे, मैं छोड़ देता हूँ, और फिर इसके बाद एंटर करोगे, एक्सेप्ट यस और नो आ जाएगा। यस कर लिया, हमारी एंट्री सेव। अब बेटा जरा बताओ इसमें क्या क्या डाउट था, किसी का कोई डाउट है? एंट्री आपका सामने है, जरा बताओ। किसी बच्चे को बेटा डाउट है तो बताओ। कोई पॉइंट है डिस्कस करना है? हाँ बेटा बोलो। बिल वाला तो आप अपने बिल को क्लोज तो नहीं कर रखा है वहां पे? उसमें यस करना था ना आपने, जब शक्ति इंडिया का अकाउंट बनाया था तो वहां पे आपने उसमें यस किया था क्या, बिल बाय बिल डिटेल वाले? तो इसीलिए नहीं है ना, जब आप वहां पे यस करोगे तो फिर वहां पे फिर बिल की डिटेल आपसे पूछेगा ना। अभी आगे बढ़े? ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है? पॉइंट नंबर 7 में जरा बता कोई, क्या होगा इसकी एंट्री, क्या होगी? ट्रांसफर ₹5,000 from cash to petty cash. एंट्री बताओ इसकी। बोलो बेटा, एंट्री क्या होगी इसकी? पेटी कैश डेबिट टू कैश, यही होगा। अब आप लोग जल्दी से इस एंट्री को लिखो अपने पेपर में और मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि ये कौन से वाउचर में क्वालिफाई करेगी ये एंट्री। क्यों कौन एंट्री में होगी? रीजन? Because it involves cash on both the side, debit and credit. Yes. तो मैंने कॉन्ट्रा में क्या बताया था? बोथ साइड कैन बी कैश, बोथ साइड कैन बी बैंक, और वन साइड कैश एंड अनदर साइड विल बी बैंक। तो ये तीन कंडीशन जब भी फुलफिल होगी, अब क्या मतलब तीन में से कोई भी कंडीशन जब भी फुलफिल होगी तो वो कॉन्ट्रा एंट्री में क्वालिफाई कर जाएगी हमारी एंट्री। समझ, कॉन्ट्रा वाउचर में वो क्वालिफाई कर जाएगी हमारी एंट्री। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. तो ये हमारा दोनों तरफ कैश आ रहा है तो तब भी एक कॉन्ट्रा है, एक तरफ कैश है एक तरफ बैंक आएगा तो भी कॉन्ट्रा है, या दोनों तरफ बैंक आएंगे तो भी कॉन्ट्रा मानी जाएगी। तो इन तीनों केसेस में हम कॉन्ट्रा कंसीडर करेंगे। तो पेटी कैश भी एक कैश बुक ही होती है। छोटे एक्सपेंसेस के लिए हम कैश बुक मेंटेन करते हैं जिसको हम पेटी कैश के नाम से, पेटी कैश बुक के नाम से उसे बुलाते हैं। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? तो मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 1 फॉलो करता हूँ, F4। स्टेप नंबर 2 इस वहां पे हमें डेट सेलेक्ट करनी होती है। स्टेप नंबर 2A, प्रोवाइड दी इनवाइस नंबर इफ एनी। तो आपको सेल्स और परचेज के अलावा कहीं भी इनवाइस नंबर नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ उन्हीं दोनों वाउचर में पूछा जाता है। तो इसीलिए मैंने उसको 2A लिखवा दिया ताकि 2 हर जगह वो यूज नहीं होगा। इसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 क्या है? सेलेक्ट द रिक्वायर्ड लेजर। अब देखो मैंने क्या कहा था कि टैली हमें गलतियां करने के चांसेस को थोड़ा रिड्यूस कर लेता है। तो अभी हम कॉन्ट्रा वाले में आगे, आपको
कैश और बैंक से रिलेटेड जितने भी लेजर होंगे सिर्फ वही शो करेगा, इसके अलावा कोई लेजर और शो करेगा ही नहीं। अभी देखो राइट हैंड साइड में कितने लेजर शो कर रहा है आपको? सिर्फ 2 ही कर रहा है। अगर यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल बैंक अकाउंट होते तो सारे बैंक अकाउंट को अपीयर करा देता, क्योंकि हमारे एक ही बैंक अकाउंट है एसबीआई के नाम से, तो वो सिर्फ एक ही को दिखा रहा है। अच्छा, जरा ये आप लोग नोटिस करो, कॉन्ट्रा में पहले हमसे क्या पूछा जा रहा है सिलेक्ट करने के लिए, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट है। तो इन चीज का खास ध्यान रखना, अकाउंट सिलेक्शन से पहले जरूर देख लेना कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, क्रेडिट पूछ रहा है या डेबिट पूछ रहा है। तो आप लोगों ने एंट्री क्या पास की, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले एंट्री को पेपर में पास कर लेना तो ज्यादा इजी होगा आपके लिए। डायरेक्टली पास करोगे तो गलतियां होने के चांसेस तब भी रहेंगे। टाइम बहुत मिलेगा प्रैक्टिकल को आपको कंप्लीट करने के लिए, तो इट इज बेटर कि गलतियां करके सुधारने से अच्छा कि आप गलतियों से पहले ही उसको आइडेंटिफाई कर लें, मतलब गलती होने के चांसेस को ही खत्म कर लें। तो पेपर में आप पहले एंट्री को पास कर लो, उसके बाद उसी एंट्री को देखते हैं फिर वहां पे, क्योंकि अभी तो इजी चल रहा है ना, अभी सिंगल एंट्री की बात रही, जब कंपाउंड एंट्री आएगी ना तो प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी। समझ में आ रहा है ये? ओके सर। तो क्रेडिट में क्या आएगा हमारा, जरा बताओ मुझे। कैश, ठीक है, हमारा कैश को सिलेक्ट कर लिया। अमाउंट क्या है? अच्छा, जरा यहाँ पे देखो, कैश के नीचे यहाँ पे करंट बैलेंस भी दिया हुआ है। सारे ही जितनी भी एंट्री आप पास करोगे ना, सबके साथ वहां पे करंट बैलेंस दिया रहेगा कि इसका भी करंट बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस कितना है, मतलब रियल टाइम में आपको क्लोजिंग बैलेंस दिखा देता है। हमें तो एट द एंड ऑफ द पीरियड या क्वार्टर जो भी है हमारा, पीरियड क्वार्टर हो, हाफ ईयरली हो, तब जाके हमें पता चलता है कि हमारा बैलेंस सीडी या बैलेंस बीडी कितना आ रहा है, तभी पता चलता है ना हमें। लेकिन टैली में आपको रियल टाइम में उसी टाइम पे देखो, अभी बैलेंस कितना है, 1,70,000 हमारा कैश है, और मैंने 5,000 इसमें से निकाल लिया, तो बचा कितना बचना चाहिए हमारा कैश का बैलेंस? देखो हो गया ना 1,65,000। तो ये रियल टाइम में आपको बैलेंस दिखाता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद डेबिट आ रहा है, ठीक है, हमें डेबिट ही करना है, इंटर करके आगे बढ़ोगे। अब यहाँ पे हमें क्या सेलेक्ट करना है डेबिट में? दिख रहा है क्या फेसबुक? जिन बच्चों को अगर से मैंने जो शॉर्टकट की बताई ऑल प्लस सी से उससे प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पे भी क्रिएट का ऑप्शन हर जगह मिल रहा है, तो अब यहाँ से आप क्रिएट वाले को सिलेक्ट करके इंटर करके आप उस क्रिएशन वाले स्क्रीन पे जा सकती हो। समझ में आ रहा है? तो ऑल प्लस सी प्रेस कर लो या फिर क्रिएट वाला ऑप्शन कर लो, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे मैंने किया, अब मुझे कौन सा मुझे यहाँ पे लेजर बनाना है, पेटी कैश बुक या पेटी कैश नाम से बना लेते हैं। अच्छा, ये ग्रुप कौन से ग्रुप में जाएगा जरा बताओ मुझे। पेटी कैश बुक कौन से ग्रुप में जाएगा, कोई गेस तो लगाओ। कैश इन हैंड। और बेटा कोई? देखो, कैश है किसी भी नाम से जाना जाए, पेटी कैश हो या किसी और के नाम से जाना जाए, तो सारे के सारे हमारे कैश इन हैंड में ही जाएगा। गुड आंसर बेटा, यू आर करेक्ट। तो ये हमारा कैश इन हैंड में ही जाएगा। समझ में आया बेटा ये सभी को? बैंक चाहे जिसी भी तरह का बैंक हो, वो हमेशा बैंक अकाउंट में ही जाएगा, और इसी तरीके से कैश चाहे उसका आगे पीछे कुछ भी जुड़ा हुआ उस कैश के आगे पीछे, तो वो भी कैश इन हैंड में ही जाएगा। समझ में आया ये? इसके बाद बाकी सारी डिटेल वैसे एज इट इज रहने दो, आप एंटर करो, सेव हो गया, और पेटी कैश बुक यहाँ पे हमारी आ गई। तो पेटी कैश हमारे डेबिट में, कैश हमारा क्रेडिट में हो गया ना हमारा। समझ में आया बेटा ये? तो बस नरेशन लिखो, आगे बढ़ो, सेव करो। यहां तक बेटा कोई डाउट किसी को? कॉन्ट्रा में तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? 8 वाला पॉइंट क्या है? स्टेशनरी वर परचेज बाय पेटी कैश ऑफ वर्थ रुपीज
1250 रुपीज और ब्रैकेट में लिखा हुआ है करेंट एसेट, मतलब ये जो स्टेशनरी है वो हमारा करंट एसेट कंसिडर किया जाएगा। समझ में आया ये? पॉइंट बेटा समझ में आया सभी को? यस सर। तो अब एंट्री बता दो जब जल्दी से। स्टेशनरी डेबिट टू पेटी कैश, तो ये हमारी एंट्री। अब जरा बताओ ये एंट्री कौन से वाउचर में क्वालिफाई करेगी? पेमेंट वाउचर। क्यों? फिर अगेन बेटा उसमें जो मैंने डेफिनेशन लगाई उसी को फॉलो करना। अपने पेमेंट किया नहीं किया उससे मतलब नहीं है। सिंपल सा मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया पेमेंट का। अगर क्रेडिट में कैश या बैंक आता है तो वो पेमेंट वाउचर में जाएगा। समझ में आया बेटा ये? क्योंकि मैंने आपको डिफरेंस बताया था, कई जगह हम पेमेंट नहीं भी करेंगे लेकिन फिर भी हमें वहां पे पैसे अगर से हमारे आउटगोइंग होंगे, मतलब क्रेडिट में हमारा कैश या बैंक आएगा, वो भी पेमेंट में ही कंसिडर होगा। तो पेमेंट का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि हम पेमेंट करने हम कर ही रहे हैं। कई बार हम हमारा वो पेमेंट नेचर का नहीं भी होता है लेकिन फिर भी हमें उसको पेमेंट वाउचर में कंसिडर करना पड़ेगा। तो सिंपल क्राइटेरिया, अगर क्रेडिट में कैश या बैंक आता है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको पेमेंट वाउचर में हम कंसिडर करेंगे। इज इट क्लियर? ओके सर। तो ये हमारा पेमेंट वाउचर में आएगा। तो पेमेंट वाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या है जरा बताओगे? कोई मुझे बताएगा? F5। तो अब देखो पेमेंट में पहले हमसे क्या पूछ रहा है, डेबिट पूछ रहा है या पहले क्रेडिट पूछ रहा है? डेबिट पूछ रहा है। तो यहाँ पे डेबिट में हमारा क्या कौन सा लेजर होगा? तो स्टेशनरी तो है ही नहीं हमारे पास, क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट कर लेंगे यहाँ से। तो स्टेशनरी, स्टेशनरी किस में जाएगा? करंट एसेट लिखा हुआ था ब्रैकेट में। वैसे नॉर्मली करंट एसेट ही होता है। स्टेशनरी वगैरह ये सारे आइटम करंट एसेट ही पार्ट होते हैं ना ये सारे। हाँ ये तो वो इंडिकेट भी किया हुआ है क्वेश्चन में, हिंट पे भी दिया हुआ है। और वैसे ये करंट एसेट होता भी है, तो करंट एसेट यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, बाकी सारी चीजें एज इट इज करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, ये सेव हो जाएगा। मैंने शॉर्टकट की का यूज किया हुआ सेव करने के लिए। आप लोगों को समझना कि एक्सेप्ट का ऑप्शन क्यों नहीं आया, वो मैं आगे बताऊंगा कि शॉर्टकट की कौन सी होती है। तो स्टेशनरी हमने यहाँ पे ले लिया। कितने की स्टेशनरी बेटा? 1250 है ना? 1250। अब क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट में क्या हम सेलेक्ट करेंगे? ये आ गया हमारा पेटी कैश। तो पेटी कैश हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद हमारा ये नरेशन लिखेंगे। नरेशन लिखने के बाद हम एक्सेप्ट यस और नो करेंगे, तो फिर ये हमारे एंट्री सेव हो जाएगी। तो यहां तक बेटा सभी को क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 9 जरा बता मुझे। एंट्री जरा बताओ, उससे क्या आप एंट्री पास करोगे मैनुअल में? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश बेटा क्यों आप लिखोगे? Why will you consider? Yes बेटा, whenever no creditors no creditors or debtors names are mentioned in any event or in any transaction, then we will consider that transaction in cash. समझ में आई बेटा सभी को बात? तो उसको आप हमेशा कैश में ही कंसिडर करोगे। तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं है तो इसको हम कैश में ही एंट्री करेंगे। तो फिर से हमें कहां से आना पड़ेगा? हमें परचेज वाउचर पे आना पड़ेगा, क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं ना। यहाँ पे हमारा बिजनेस शैम्पू कंडीशनर फेस वॉश वगैरह का है ना।
तो यहाँ पे हम F9 पे जाएंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया हुआ है क्या यहाँ पे? Yes, sir. तो CS स्लैश क्या है 01/17 है ना। Yes, sir. बाकी डेट वेट जो है उसको रहने दो आप। पार्टी अकाउंट नेम, अब जरा बताओ किस पार्टी से हम खरीद रहे हैं? Cash. पार्टी का नाम होगा कैश। Cash. बात समझ में आई? Yes. और परचेज लेजर में क्या आएगा? Purchase account. परचेज अकाउंट ऑलरेडी हमने एक बार क्रिएट कर लिया ना परचेज अकाउंट, तो अब हमें बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार क्रिएट किया हमने, यही काफी है। अब उसी को बस हम सिलेक्ट कर लेंगे। दिया हुआ ना, देखो राइट हैंड साइड में आ रहा है हमारा परचेज अकाउंट, दिख रहा है? Yes, sir. तो परचेज को भी हमने सिलेक्ट कर लिया। नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हमने यहाँ पे परचेज किया? Your sample. तो AYUR, ये रहा हमारा आयुर शैम्पू, यही है ना। Yes, sir. तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। कितनी क्वांटिटी खरीदी हमने? 20. 20। रेट क्या है? 95. 95। तो बस हो गया ये। इसके बाद आप इंटर करोगे, इंटर इंटर फिर इंटर, एक बार और इंटर, एंड ऑफ लिस्ट हो गया, टोटल आ गया। इसके बाद नरेशन, नरेशन के बाद फिर यहाँ पे सीधा एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आप बोलोगे सर प्रीवियस वाले में तो नरेशन के बाद तो हमारे एक नई स्क्रीन अपीयर हो गई थी जिसमें हमने न्यू रेफरेंस को हमने सिलेक्ट किया था, हुआ था ना प्रीवियस वाले में। Yes. यहाँ पे क्यों नहीं आया? But because it is a batch purchase. यस, हमें यहाँ पे फिर वो बिल को हमें मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि बिल तो जनरेट होगी, बिल हम यहीं से, यही हमारी बिल होती है, लेकिन बिल के पीछे हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए वहां पे न्यू रेफरेंस हम लिख के रखते हैं कि हमने किन किन गुड्स को किन किन डेट को हमने परचेज किया था और हर एक बिल के लिए हमें कितना क्रेडिट टाइम मिला था, तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए हम वहां पे मेंटेन करते हैं। अभी जब आगे पेमेंट वाला जब हमारा आएगा ना जर्नल एंट्री, देन वी विल कम टू नो या फिर वी विल लर्न कि इसका हमें क्या फायदा मिलता है। समझ में आ रही है? वो पेमेंट करने के टाइम पे हमें फायदा मिलेगा, लेकिन कैश वाले में कोई हमें बिल का रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बिल जैसे ही जनरेट होगी उसी टाइम पे हम कस्टमर को दे देंगे, हमें उसको रखने की जरूरत नहीं है। वरना हम क्यों रखें? पैसा हमें मिलना था, पैसा मिल गया, खत्म भाई, हम भी फ्री, कस्टमर भी फ्री। यहाँ पे तो चलो देने वाली बात हो रही है कि हमारा सप्लायर भी फ्री और हम भी फ्री, क्योंकि हमें जो पैसे देने थे हमने वो पैसे दे दिए। समझ में आया बेटा ये? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, और ये सेव करने के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? Purchase 52 quantities of latte and rupees 310 from Prakash. तो ये तो नॉर्मल एंट्री है परचेज की, ठीक है। तो इसी परचेज में हमारी ये थर्ड एंट्री अब पास होगी। Yes. तो देखो ऊपर देखो परचेज का नंबर 3 लिखा हुआ है ना, तो हर वाउचर का अपना सीरियल नंबर होता है। जिस वाउचर में आपने जितनी एंट्री पास कर रखी है फिर उसके आगे से वो काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो बेटा अभी आज के लिए इतना ही करें, क्योंकि मेरी गर्दन में बेटा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वो अनबियरेबल पेन है मेरे लिए।